हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एसी करंट विथ इंडक्टर ओनली। अब हमने एसी सप्लाई में केवल क्या जोड़ा हुआ है, केवल इंडक्टर ऐड किया हुआ है। तो केवल इंडक्टर अगर हम ऐड करेंगे देन क्या होगा। तो बच्चों फिगर देखिए आप, फिगर में दे रहा है कि सपोज एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L is connected with AC supply of EMF E, where E is equal to E naught sin omega t। इसको इक्वेशन 1 डाल सकते हैं आप, E is equal to E naught sin omega t। ये क्या है, ये सप्लाई है। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इंडक्टर जोड़ रहे हैं। तो बच्चों पहले के चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा था कि व्हेन एवर टाइम वेरिंग करंट और टाइम वेरिंग पोटेंशियल passes through an coil of inductor, then induced EMF is produced. This induced EMF is also known as a back EMF and it opposes to that region by which it produced। तो यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बाई सप्लाइंग, और सप्लाई हम कितनी दे रहे हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये अपोज करेगा इस अप्लाइड ईएमएफ का। देन नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, तो बच्चों नेट ईएमएफ यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास E इज इक्वल टू नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज इक्वल टू E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, वेयर E इज अप्लाइड ईएमएफ एंड एल डी आई ओवर डी टी जो है दैट इज बैक ईएमएफ। अब हम इसकी वैल्यू लगा देते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। चाहे तो हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, तो कितना आ गया, ई नॉट माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और टोटल जो वोल्टेज होगा नेट ई एम एफ मस्ट बी जीरो बिकॉज देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो केवल क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। प्रैक्टिकली बच्चों रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली जो है वो रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही सर्किट का। बट हम यहाँ पे ले रहे हैं कि दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने एल जीरो किया तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। या लिख सकते हो इसको एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब हमें डी आई निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। हमें करंट की इक्वेशन चाहिए बच्चों। तो करंट की इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, करंट की इक्वेशन के लिए हमारे पास आ गया डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब हमें टोटल करंट चाहिए, तो टोटल करंट के लिए हम इसको क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। तो टेकिंग इंटीग्रेशन या इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम जब करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, तो बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हम इसके बाद लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन देन आ जाएगा हमारे पास डी आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे देन ये क्या हो गया, टोटल करंट आ गई हमारे पास डी आई की जगह आई ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, या साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा है तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो गया। चाहे तो आप इसके साथ साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस सी, और उसको हम नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लिखेंगे देन एट टी इज इक्वल टू जीरो पे हमें उसकी वैल्यू भी जीरो करनी होगी। तो इससे अच्छा है कि हम फिजिक्स में नहीं लिखें, कोई कंपलसरी नहीं है, केवल डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कर दें। देन साइन टी का माइनस कॉस टी होता है, यहाँ पे ओमेगा है बच्चों, तो माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा हो गया। तो इक्वेशन क्या आ गई, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब हमारी जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 थी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें यहाँ पे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ये कॉस ओमेगा टी आ रहा है तो इसको अगेन हमें साइन थीटा टी में कन्वर्ट करना है। तो साइन टी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड साइन 90 प्लस थीटा इज आल्सो कॉस थीटा। दोनों ही चीज़ों में हमारे पास कॉस थीटा आता है, या तो हम 90 प्लस करें या हम 90 माइनस करें। तो हम यहाँ पे कर कुछ भी सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे माइनस वाला साइन यूज़ करते हैं। आपको याद रखने के लिए बता दें कि माइनस साइन हमने क्यों यूज़ किया, हम यूज़ कर सकते थे साइन पाई बाई 2 प्लस
ओमेगा टी वाला भी तब भी कॉस थीटा आता, माइनस इसलिए यूज़ करो क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, तो हम उसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कॉस टी को हमने कन्वर्ट कर दिया कॉस ओमेगा टी को साइन 90 माइनस ओमेगा टी में। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, या माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दें देन क्या हो जाएगा ये, तब मल्टीप्लाई कराने पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब देखिए ये जो टर्म्स आ रहा है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये कांस्टेंट टर्म है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ई नॉट पीक वैल्यू है, वो चेंज होगी नहीं, ओमेगा चेंज होता नहीं, एल चेंज होता नहीं है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई और ये इक्वेशन को डाल दिया हमने 2। और यहाँ पे क्या है आई नॉट क्या है, वेयर आई नॉट इज ए पीक वैल्यू विच इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ करेंट एंड इट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल। तो आई नॉट की वैल्यू हो गई ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल। ये जो टर्म्स आया यहाँ पे, ये जो ओमेगा एल है ये किसके रिस्पेक्टिवली था? अब भी इसके पहले की वीडियोस में हमने आपको रजिस्टिव सर्किट पढ़ाया था, तो वहाँ पे आया था ई नॉट बाई आर। और यहाँ पे जो ओमेगा एल टर्म्स आएगा बच्चों तो ध्यान रखिएगा, ये जो ओमेगा एल टर्म्स है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एल से, एंड दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो ओमेगा एल टर्म्स है वो क्या आया, वो एक्सएल हो गया, उसको हमने एक्सएल से रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ए रेजिस्टेंस इन इंडक्टिव सर्किट विच ऑफर्स या विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। तो फिर से समझ लीजिए कि जो एक्सएल आया इंडक्टिव रिएक्टेंस आया, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस और effective resistance net resistance offered by the inductor in the flow of AC to the flow of AC is known as inductive reactance। और total resistance offered by the inductor in AC circuit is known as inductive reactance। it is represented by XL। फॉर्मूला हो गया XL is equal to omega L और इसकी जो यूनिट होगी वो ओम होगी। क्यों होगी ओम? क्योंकि जो है ये भी रिएक्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, तो जो भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी की यूनिट ओम ही होगी, ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्वेश्चन आता है कभी कभी कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एक्सएल एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई एफ एल इज इक्वल टू एक्सएल। ये जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस and what is this relation with the frequency। inductive reactance is always directly proportional to frequency और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ग्राफ कैसा आएगा, वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये ग्राफ हमारा है एक्सएल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। प्लस अगर यहाँ पे डीसी सप्लाई है तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0, देन एक्सएल इज आल्सो 0। तो डीसी के लिए जो एक्सएल की वैल्यू होगी वो 0 होती है। अगर एसी है तो एसी की फ्रीक्वेंसी जो है वो जहाँ पे जितनी होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पे जितनी होगी वो 0 नहीं होगी, तो डीसी के लिए 0 होगी और डीसी के लिए 0 है तो एक्सएल 0 हो गया हमारे पास। तो करंट क्या होगी? करंट इन्फिनिटी होगी, करंट मैक्सिमम जाएगी वहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों यहाँ पे फेजर डायग्राम की। तो हमें फेजर डायग्राम के लिए इक्वेशन 1 और 2 चाहिए होगा और हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो दोनों ही चीज़ें देखनी होंगी 1 और 2 इक्वेशंस। तो हम पूरी चीज़ हटा दे रहे हैं, केवल यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशंस लिखेंगे। तो अच्छे से देख लीजिएगा फेजर डायग्राम एंड ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो करंट की इक्वेशंस हमारे पास आ गई, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए दोनों में साइन टर्म्स हैं, लेकिन एक में ओमेगा टी एक में ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मीन्स करंट जो है वो क्या कर रही है, वो लैग कर रही है। कितना एंगल लैग कर रही है? पाई बाई 2 एंगल लैग कर रही है। From equation 1 and 2 we can say that current is lagging by pi by 2 angle, or we can say that EMF is leading with pi by 2 angle। तो अब हम जो इसका फेजर डायग्राम बनाते, फेजर डायग्राम में हमने कहा था ये आपका क्या होता है, ये E होता है। ये इसकी जो वैल्यू है वो E है और ये क्या है, E नॉट है। ये जो वेक्टर जो है
ये वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इस साइड हम ई और आई दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब जो करंट है ये कितना एंगल हो गया, ये ओमेगा टी हो गया। करंट इससे 90 डिग्री पीछे है, तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे कि ये एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो ये करंट 90 डिग्री पीछे है, और हमेशा जो करंट है वो ई से थोड़ी कम होती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आई नॉट हो गया। और ये जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेक्टर जो है वो आई इज इक्वल टू आई रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो करंट लैग करेगी, और करंट अगर लैग करेगी तो कितना लैग कर रही है, पाई बाई 2 एंगल लैग कर रही है। पाई बाई 2 एंगल लैग कर रही है तो वो पीछे होगी, या हम कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है। और ये जो वैल्यू है, ये जो हमारे पास यहाँ से आएगा, ये उसको ओरिजिन दे दीजिए। ये जो वेक्टर होगा, ये जो करंट का वेक्टर होगा वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वेक्टर हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये फेजर डायग्राम हो गया, जिसमें ये याद रखना है कि कौन लीड कर रहा है और कौन लैग कर रहा है। अब दूसरा चीज़ हमारे पास बची बच्चों, इसका ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर हम देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हम कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने कहा कि दोनों इक्वेशंस में क्या हो रहा है, करंट पाई बाई 2 एंगल पीछे है, तो हम इससे जस्ट पीछे जाएंगे, और ये हो गया पाई बाई, कितना दोनों का डिफरेंस होगा, पाई बाई 2। यहाँ से एंगल क्या है, ओमेगा टी है। तो आई की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये पूरा फेजर आई नॉट ई नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा फेजर जो होगा वो आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये वैल्यू जो ये वाला वेक्टर होगा, इसको हम कहेंगे आई, और इस आई की वैल्यू क्या होगी, इस आई की वैल्यू हमने लिखी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हम ग्राफ बनाएंगे, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम। दोनों के बीच में ग्राफ बनाएंगे आप, तो वो जो ग्राफ होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है ई और आई का वेव फॉर्म। वेव फॉर्म कैसे बनाओगे, जैसे हमारे पास कंप्लीट साइकिल बनती है, जैसे वन वेव बनाते हो वैसे ही हमारी बन गई। और ये क्या हो गया, ये हमारे पास ई की इक्वेशन हो गई। ये जो पीक वैल्यू आई, जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, वो ई नॉट हो गई। वन कंप्लीट साइकिल यहाँ पे हो रही है, तो ये 2 पाई हो गया। अब हमें देखना क्या है, ये पाई हो गया। देखना है हमको बच्चों कि यहाँ पे जो करंट है वो कितना पीछे है, उससे पाई बाई 2 एंगल पीछे है। और अगर करंट पीछे है तो इट मीन्स क्या हुआ कि जहाँ पे हमारे पास ई जो था वो 0 था, वहाँ पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन पीछे है लेग साइड पे, और जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहाँ पे करंट 0 होगी। तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन वो आपका ऐसे बनेगा। ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है आई की इक्वेशंस को। तो फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, जो डार्क लाइन है वो हमने ई को रिप्रेजेंट किया, जो डार्क लाइन है वो ई को रिप्रेजेंट किया, और जो स्मॉल डॉटेड लाइन है वो हमारी आई रिप्रेजेंट हो रहा है। दोनों में पाई बाई 2 डिग्री का डिफरेंस है, तो क्या होगा, जहाँ पे हमारे पास EMF 0 था वहाँ करंट मैक्सिमम होगी, बट बैक साइड में मैक्सिमम होगी। और जहाँ पे हमारे पास जो EMF था वो मैक्सिमम था, वहाँ पे करंट 0 हो गई। अगेन जहाँ EMF 0 है वहाँ पे करंट मैक्सिमम हो गई, लेकिन ये जो आई की वैल्यू होगी वो थोड़ा सा इस EMF से नीचे ही होगी। तो डॉटेड लाइन से हमने आई रिप्रेजेंट किया है, डार्क लाइन से ई रिप्रेजेंट किया है। दोनों का ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा वो रिप्रेजेंट करता है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि इक्वेशंस जो हमने निकाली हैं वो आई और ई की इक्वेशंस क्या आई हैं, किस कैसे आई हैं, उसके अकॉर्डिंग फेजर डायग्राम एंड ग्राफ दोनों चेंज होते रहते हैं। थैंक यू बच्चों।